सभी को नमस्कार। आज हम शिक्षण विधियों के विषय में बात करेंगे। शिक्षण विधियाँ, मेथड ऑफ टीचिंग। विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं, स्पेशली सीटेट, सीजीटेट, सेट, नेट इत्यादि परीक्षाओं में शिक्षण विधियों के विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम इन्हीं बिंदुओं को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। शिक्षण विधियाँ अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और अलग अलग विधियों के लिए अलग अलग वीडियो बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा विस्तार से शिक्षण विधियों को न समझते हुए बिंदुवार समझने का प्रयास करेंगे। शिक्षण विधियाँ होती क्या हैं? आप देखते हैं, शिक्षण और विधियाँ। शिक्षण के लिए जिन विधियों का प्रयोग हम करते हैं वह शिक्षण विधियाँ कहलाती है। और सरल शब्दों में इसको समझने का प्रयास करें तो पाठ्यवस्तु को प्रस्तुत करने का जो तरीका होता है वह शिक्षण विधियाँ कहलाती है। तो यहाँ पर पाठ्यवस्तु को हम अलग अलग ढंग से प्रस्तुत करते हैं। आप देखते हैं कि कभी हम बोलकर पाठ्यवस्तु को प्रस्तुत करते हैं, कभी हम कुछ दिखाकर पाठ्यवस्तु को प्रस्तुत करते हैं, कभी पूछकर पाठ्यवस्तु को प्रस्तुत करते हैं, या कभी कुछ अभिनय कराकर या कुछ क्रिया करा के पाठ्यवस्तु को प्रस्तुत करते हैं। तो जिस भी तरीके से हम पाठ्यवस्तु को प्रस्तुत कर रहे हैं वह तरीका ही शिक्षण विधि कहलाता है। शिक्षण विधि को मुख्यतः दो भागों में हम बांटते हैं। पहला शिक्षक केंद्रित विधि और दूसरा छात्र केंद्रित विधि। शिक्षक केंद्रित विधि ऐसी विधि होती है जिसके अंतर्गत शिक्षक की सक्रियता, शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और शिक्षक अपनी पूर्व तैयारी के आधार पर पाठ्यवस्तु को कक्षा में प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर छात्र की भूमिका निम्न या फिर सेकेंडरी होती है और तुलनात्मक रूप से आप देखते हैं छात्र यहाँ पर एक निष्क्रिय श्रोता के रूप में क्लास में बैठा होता है। दूसरा जो भाग है वह छात्र केंद्रित विधियाँ कहलाती हैं। छात्र केंद्रित विधियों के स्थान पर प्रजातांत्रिक विधियां शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रजातांत्रिक विधियां, डेमोक्रेटिक मेथड। छात्र केंद्रित विधियों को ही डेमोक्रेटिक मेथड कहा जाता है। प्रजातंत्र से प्रजातांत्रिक शब्द बना है और प्रजातंत्र में आप देखते हैं सभी व्यक्तियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वैसे ही प्रजातांत्रिक विधियों से तात्पर्य यह है कि कक्षा में भी सभी बच्चों को पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए, सभी बच्चों को पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए, किसी की भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। तो इसीलिए छात्र केंद्रित विधियों को प्रजातांत्रिक विधियां भी कहा जाता है। छात्र केंद्रित विधियां, इसमें तुलनात्मक रूप से छात्र ज़्यादा सक्रिय होता है और शिक्षक एक फैसिलिटेटर के रूप में या सुविधा प्रदाता के रूप में मौजूद होते हैं। और जहाँ जहाँ पर छात्र को किसी समस्या का सामना करना पड़ता है वहाँ पर शिक्षक छात्र की सहायता करते हैं। और जब हम कक्षा शिक्षण की बात करते हैं हमें अधिक से अधिक छात्र केंद्रित विधियों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि छात्र केंद्रित विधियों के प्रयोग से छात्र कक्षा में सक्रिय होते हैं और छात्र की सक्रियता ही उनके ज्ञान के वृद्धि में सहायता प्रदान करती है। कक्षा में छात्र जितना सक्रिय होगा उतना ही विषय वस्तु को वह ग्रहण करेगा। यहाँ सक्रियता से तात्पर्य पाठ को समझने या पाठ संबंधी क्रियाओं से संबंधित है। जैसा कि अभी मैंने बताया, शिक्षण विधियाँ दो प्रकार की होती हैं। पहला शिक्षक केंद्रित विधि और दूसरा छात्र केंद्रित विधि। और शिक्षक केंद्रित विधि को हम अलग अलग भागों में और विभाजित करते हैं। इसी प्रकार छात्र केंद्रित विधियों को भी अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले हम शिक्षक केंद्रित विधि को देखते हैं। इसमें मुख्यतः दो प्रकार की विधियां आती हैं। सबसे पहला व्याख्यान विधि और दूसरा व्याख्या सह प्रदर्शन विधि। व्याख्यान विधि जिसे हम लेक्चर मेथड कहते हैं। व्याख्यान विधि को सबसे निम्न विधि के रूप में माना जाता है। निम्न यानी कि सबसे लो। और एक शिक्षक प्रशिक्षार्थी और शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि व्याख्यान विधि का कम से कम प्रयोग करें, क्योंकि व्याख्यान विधि में केवल शिक्षक सक्रिय होता है,
छात्र पूर्णतः निष्क्रिय श्रोता के रूप में कक्षा में बैठे होते हैं। और यह अजीब विडंबना है या एक विरोधाभास है। आप देखते हैं कि कक्षा में या विद्यालय में अधिकांशतः व्याख्यान विधि का ही प्रयोग किया जाता है। दूसरा हम देखते हैं व्याख्या सह प्रदर्शन विधि। व्याख्या सह प्रदर्शन विधि लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इसका प्रयोग सामान्यतः विज्ञान में किया जाता है, लेकिन यह भी आप देखते हैं शिक्षक केंद्रित विधियों के अंतर्गत ही आता है। शिक्षक किसी टीचिंग एड की सहायता से पाठ को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं छात्र केंद्रित विधियाँ, स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड। स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड या छात्र केंद्रित विधियों में बहुत सारे प्रकार हैं। इन प्रकारों को हम बहुत ही संक्षेप में समझने का प्रयास करते हैं। छात्र केंद्रित विधियाँ या स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड में सबसे पहला आप देखते हैं परिचर्चा विधि, डिस्कशन मेथड। इसमें छात्रों के अलग अलग समूह बनाए जाते हैं और वे समूह आपस में चर्चा करके पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सामान्यतः सामाजिक विज्ञान के जो टॉपिक होते हैं उसको हम परिचर्चा के माध्यम से आसानी से पढ़ा सकते हैं, या जो सामाजिक मुद्दों से जुड़े हुए टॉपिक होते हैं उनको भी हम परिचर्चा विधि से आसानी से पढ़ा सकते हैं। आवश्यकता अनुसार अन्य विषयों में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा हम देखते हैं वाद विवाद विधि, डिबेट मेथड। अब परिचर्चा और वाद विवाद दोनों में थोड़ा सा हमको अंतर समझना आवश्यक है। परिचर्चा में हम केवल परिचर्चा करते हैं, अपनी अपनी बातों को रखते हैं, जबकि वाद विवाद में हम समूह बना देते हैं, पक्ष और विपक्ष, और पक्ष वाले अपने बातों को, अपने तर्क को रखेंगे और विपक्ष वाले अपनी बातों को, अपने तर्क को रखेंगे, और इस प्रकार किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। कक्षा को अलग अलग समूहों में बांट दिया जाता है और ये समूह अपने अपने विचार पक्ष एवं विपक्ष में रखते हैं। अगला बिंदु हम देखते हैं प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर को हम विधि के साथ साथ प्रविधि के अंतर्गत भी शामिल करते हैं। विधि और प्रविधि में क्या अंतर है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि प्रश्नों के माध्यम से पाठ को आगे बढ़ाना, यानी कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक अनेक प्रकार के प्रश्न बच्चों के सामने रखते हैं और बच्चे उसका उत्तर देते हैं, और जहाँ पर आवश्यकता पड़ती है छात्र या विद्यार्थी भी प्रश्न शिक्षक के सामने रखते हैं और प्रश्नों के माध्यम से ही पाठ को आगे बढ़ाया जाता है। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग सामान्यतः ऐसे प्रकरण में किया जाता है जो सरल होते हैं, जिसके बारे में बच्चे पहले से जानते हैं। अगला हम देखते हैं स्रोत विधि, सोर्स मेथड। सोर्स मेथड का प्रयोग अधिकांशतः इतिहास शिक्षण या भूगोल शिक्षण के अंतर्गत किया जाता है। इतिहास के अंतर्गत हम पुरातात्विक खोज वगैरह करते हैं या ऐतिहासिक तथ्यों एवं घटनाओं के मूल कारणों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला देखते हैं मस्तिष्क विप्लव विधि, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। मस्तिष्क विप्लव विधि एक महत्वपूर्ण विधि है जिसमें बच्चों को पहले से टॉपिक बता दिया जाता है, बच्चे उस टॉपिक की तैयारी करके आते हैं। बच्चों में से ही किसी एक बच्चे को लीडर बना दिया जाता है और वह लीडर बच्चों के द्वारा जवाब दिए गए सभी उत्तर को ब्लैक बोर्ड पर लिखता है, और ऐसे उत्तर या ऐसे बिंदु जो उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं होते हैं, ऐसे बिंदुओं को शिक्षक ब्लैक बोर्ड से हटा देता है या मिटा देते हैं, और शिक्षक ये नहीं कहते कि वह बिंदु गलत है, शिक्षक यह कहकर उन बिंदुओं को मिटाते हैं कि यह बिंदु इस टॉपिक से संबंधित नहीं है, और धीरे धीरे करके उस टॉपिक से संबंधित सभी बिंदुओं को स्पष्ट किया जाता है। यह भी एक प्रकार से प्रजातांत्रिक विधि है जिसमें सभी बच्चों को अपने विचार रखने का पर्याप्त अवसर मिलता है। अगला हम देखते हैं अभिक्रमित अनुदेशन। आपने स्किनर का नाम सुना होगा। स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग के सिद्धांत के आधार पर अभिक्रमित अनुदेशन विधि का निर्माण किया गया है। अभिक्रमित अनुदेशन में बिना शिक्षक की सहायता से छात्र स्वयं अनुक्रिया करते हैं
और धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का आपने एग्जाम्पल देखा होगा। जो वीडियो गेम होते हैं वह भी एक प्रकार के प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का ही रूप है। इसी प्रकार जो मॉड्यूल बने होते हैं, खासकर दूरवर्ती या डिस्टेंस एजुकेशन के जो मॉड्यूल होते हैं वह भी अभिक्रमित अनुदेशन का ही एक रूप है। इसी प्रकार आप वर्कबुक देखते हैं, वर्कबुक भी अभिक्रमित अनुदेशन का एक रूप है। इन सभी में एक सिमिलरिटी है, वह यह है कि छात्र स्वयं अनुक्रिया करता है, यानी स्वयं कार्य करता है और उत्तरों की जांच करता है और धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। एक एक स्टेप को कंप्लीट करता है और कंप्लीट करके आगे बढ़ता है। अगली विधि देखते हैं हम, भूमिका निर्वहन। भूमिका निर्वहन रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग का सबसे ज़्यादा प्रयोग लैंग्वेज टीचिंग में और सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस टीचिंग में किया जाता है। रोल प्लेइंग एक तरह से नाटक के रूप में होता है, नाटक या ड्रामा के रूप में होता है, जिसमें कक्षा में ही अलग अलग बच्चों को अलग अलग पात्र प्रदान कर दिए जाते हैं और वह पात्र उन संवादों को या डायलॉग को कक्षा में बोलते हैं या वाचन करते हैं। जैसे एकांकी में अलग अलग पात्र मौजूद होते हैं, बच्चे उन पात्रों से संबंधित भूमिका का निर्वहन करते हैं और इस प्रकार धीरे धीरे करके पाठ को आगे बढ़ाया जाता है। अगला विधि हम देखते हैं, कंप्यूटर सह अनुदेशन, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, जिसको CAI या काई भी कहा जाता है। कंप्यूटर सह अनुदेशन में कंप्यूटर की सहायता से अनुदेशन प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। कंप्यूटर सह अनुदेशन का एक अलग से मेरा वीडियो बना हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। कंप्यूटर सह अनुदेशन क्या है, जैसे आपने कौन बनेगा करोड़पति देखा होगा, उसमें कंप्यूटर स्क्रीन पर बहुत सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं और जो प्रतिभागी है, पार्टिसिपेंट्स हैं, वो उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं और जैसे जैसे उत्तर सही होते जाते हैं वैसे वैसे आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर सह अनुदेशन में भी इसी प्रकार की प्रोग्रामिंग होती है, जिसमें अलग अलग प्रकार के प्रश्न या फिर अलग अलग प्रकार के कंटेंट होते हैं। बच्चा उन कंटेंट को पढ़ता है और उत्तर देकर धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। और कंप्यूटर सह अनुदेशन अभिक्रमित अनुदेशन का ही एक भाग या एक रूप है। दोनों में बहुत सारी समानताएं आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद हम देखते हैं योजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। योजना विधि का सबसे ज़्यादा प्रयोग सामाजिक विज्ञान में और विज्ञान में किया जाता है। योजना विधि के अंतर्गत बच्चों के अलग अलग समूह बना दिए जाते हैं। एक समूह में 6 से 8 लोगों को रख दिया जाता है। जैसे कक्षा की दर्ज संख्या होंगी या स्ट्रेंथ होगी, उस हिसाब से बच्चों की संख्या निर्धारित की जाती है और उस समूह को अलग अलग टास्क दिया जाता है और बच्चे समूह में रहकर उस टास्क को पूरा करने का प्रयास करते हैं। जैसे मिट्टी के प्रकार, आपने बच्चों को टॉपिक दे दिया, बच्चे जो है मिट्टी के प्रकार से संबंधित योजना बना रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं। फील्ड में चले गए बच्चे, फील्ड में जाकर मिट्टी के अलग अलग प्रकारों को वो इकट्ठा कर रहे हैं और इकट्ठा करने के बाद शिक्षक के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मान लीजिए बच्चों को आप टॉपिक दे देते हैं पत्थर के प्रकार, तो बच्चे फील्ड में जाएंगे और अलग अलग प्रकार के पत्थरों को पहचानते हैं। पहचानने के बाद इकट्ठा करके बाद शिक्षक के पास लेके आते हैं, उसका नामकरण करते हैं। ऐसे ही विज्ञान में आप दे सकते हैं ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। बच्चे जो है ऐसे खाद्य पदार्थों की सूची बनाएंगे या ऐसे खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करके लाएंगे। तो इस प्रकार धीरे धीरे करके बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि बच्चे स्वयं से क्रिया कर रहे हैं, शिक्षक केवल उनकी सहायता कर रहे हैं। अगला बिंदु हम देखते हैं समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। यह भी योजना विधि की तरह होती है। बच्चों को या तो इंडिविजुअल या फिर बच्चों का समूह बनाकर उनको उनके सामने एक समस्या प्रस्तुत की जाती है। समस्या का मतलब यह है कि एक टॉपिक बच्चों को दिया जाता है और उस टॉपिक से संबंधित कार्य को बच्चे करते हैं। समस्या समाधान विधि का भी प्रयोग आप देखते हैं सामाजिक विज्ञान
और विज्ञान में अधिकांशतः किया जाता है। सामाजिक विज्ञान में बच्चों को टॉपिक दिया जा सकता है, जैसे जनसंख्या वृद्धि की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या। इस प्रकार से बच्चों के सामने समस्या प्रस्तुत की जाती है और बच्चे उस टॉपिक के संबंध में स्टडी करते हैं और धीरे धीरे करके उसके समाधान तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। अगला बिंदु हम देखते हैं आगमन विधि। आगमन विधि और निगमन विधि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, विपरीत हैं। आगमन विधि में आप देखते हैं कि पहले उदाहरण दिए जाते हैं और उदाहरण के माध्यम से किसी नियम या सूत्र तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। और अगली विधि निगमन विधि। निगमन विधि में पहले किसी सूत्र को बता दिया जाता है या पहले किसी नियम को बता दिया जाता है और धीरे धीरे करके उदाहरणों के माध्यम से उसको समझने का प्रयास करते हैं। आगमन एवं निगमन विधि का प्रयोग सामान्यतः व्याकरण में, हिंदी व्याकरण या फिर भाषा व्याकरण में इसका प्रयोग किया जाता है और साथ साथ गणित में भी आगमन एवं निगमन विधि का प्रयोग अधिकांशतः किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि जितनी भी विधियां हैं, ये सारी विधियां अपने आप में महत्वपूर्ण हैं और इन विधियों को अलग से पढ़ना भी आवश्यक है। जैसे जैसे समय मिलेगा मैं इन सभी विधियों की अलग अलग वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करूंगा। बीएड के प्रशिक्षार्थी या फिर एक शिक्षक को अधिक से अधिक छात्र केंद्रित विधियों का प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन व्यवहार में हम देखते हैं शिक्षक केंद्रित विधियों का अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं, यानी कि व्याख्यान विधि और व्याख्या सह प्रदर्शन विधि का प्रयोग अधिक से अधिक करते हैं, जिससे बालक सक्रिय नहीं हो पाते हैं। केवल शिक्षक सक्रिय होते हैं, शिक्षक घर से पढ़कर आते हैं, तैयारी करके आते हैं, बच्चों के सामने टॉपिक को रख देते हैं। तो ऐसा ना करके अधिक से अधिक छात्र केंद्रित विधियों का प्रयोग करना चाहिए और बच्चों को सक्रिय रखने का प्रयास करना चाहिए, बच्चों को पाठ में जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। बच्चे जब तक सक्रिय नहीं होंगे तब तक बच्चों का ज्ञान स्थायी नहीं हो पाएगा। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।